गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और आज हम वैसे क्वेश्चन को कंडक्ट इंक्लूड करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है और आप पहला क्वेश्चन को आपके सामने देख पा रहे होंगे कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है जब कोई वस्तु एक समान वृत्ताकार गति करती है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है, क्या नहीं बदलता है? तो क्या वो वेग होगा, क्या वो चाल होगा, त्वरण होगा या बल होगा? तो आप बताएंगे क्या इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्या नहीं बदलता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि इसका चाल नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? चाल नहीं बदलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी, चाल। अगला क्वेश्चन, न्यूटन जो है न्यूटन के गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन के 3 नियम थे, उसमें से फर्स्ट लॉ जो है वो किस अवधारणा को परिभाषित करता है, किस बात को परिभाषित करता है, बताता है? क्या वो बल को बताता है, संवेग को बताता है, जड़त्व को बताता है, ऊर्जा को बताता है? तो आप इसमें ये बताएंगे कि वो किसे बताता है। तो इस टॉपिक का राइट आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो किसकी डेफिनेशन देता है। तो वो जड़त्व की डेफिनेशन देता है। किसका? जड़त्व का। तो इसका राइट आंसर हो गया जड़त्व। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका जो अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, वो थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, वस्तु का द्रव्यमान जो किया गया वो डबल कर दिया गया है 2x, और उस पर जो लगने वाला बल है उसको चेंज नहीं किया है, तो उसका त्वरण क्या होगा? तो आप बताएंगे कि जब कभी m का वैल्यू जो है वो डबल कर दिया जाए, f सेम रहे, तो a क्या होगा? तो आपको यहाँ से पता होगा कि f बराबर होता है ma। तो इसी फॉर्मूला को जब आप लगाएंगे तो यहाँ से a का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b, यानी कि आधा हो जाएगा। क्या होगा? आधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर जब बढ़ रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? क्या वो आवेग होगा, भार होगा, जड़त्व होगा या दाब होगा? पृथ्वी किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है वो उससे क्या कहते हैं? तो वो जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आप बताइए कि उसे हम भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहते हैं। इसका राइट आंसर भार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर किस कारण से सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं? ग्रह जो है, कोई भी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं? क्या वो चुंबकीय बल होता है, अस्थिर वैद्युत बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है या नाभिकीय बल होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ध्यान में रखेंगे कि कोई भी ग्रह जो घूमता है किसी सूर्य के चारों ओर, वो किस कारण? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है बड़े ध्यान से इसको देखेंगे, एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? सरल लोलक है, उसका आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? और ये रीजन भी दे दिया है कि छोटे कोणीय विस्थापन के लिए किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो क्या वो लोलक के लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा, गुरुत्वीय त्वरण पर, लोलक के गोलक के द्रव्यमान पर, ए और बी दोनों पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, लोलक और गोलक के भार पर। किस पर? लोलक और गोलक के भार पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा खाली स्थान पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा ई गतिज ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करेगी? तो क्या वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, उसके वेग पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है, या केवल उस समय हाइट पर निर्भर करता है?
गतिज ऊर्जा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करेगा। किस पर करेगा, तो आप बताएंगे कि उसका जो गतिज ऊर्जा होता है वो उसके द्रव्यमान पर और वेग पर दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जब कोई नाव पानी में तैरती है, जब कोई नाव पानी में तैरती है तो वो आर्किमिडी तो वह अपने भार के बराबर अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करती है। यह किस सिद्धांत का नियम है? क्या पास्कल का नियम है, आर्किमिडीज का नियम है, न्यूटन का नियम है, या बर्नौली का नियम है? आप बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन के आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये जो बल है, घर्षण बल हमेशा गति का क्या करता है? घर्षण बल हमेशा वो गति का क्या करेगा? तो क्या समर्थन करता है? समर्थन मतलब होता है साथ देना, उसको बढ़ाना। विरोध करता है, घटाना। कोई प्रभाव नहीं डालता है, दिशा बदल देता है। तो नहीं, जब हम घर्षण बल कभी भी लगाते हैं तो वो क्या करेगा, तो वो उस चीज का विरोध करेगा, गति का विरोध करता है। इसीलिए तो जब घर्षण बल ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे जो वाहन होते हैं उसकी स्पीड जो है वो कम जाती है, साइकिल स्लो चलने लगता है, हार्ड चलने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब गए, अगला क्वेश्चन का, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत के अनुसार वायु का प्रतिरोध करते हुए कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या ऊर्जा संरक्षण होगा, द्रव्यमान संरक्षण होगा, रेखीय संरक्षण होगा, कोणीय संवेग संरक्षण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेखीय संवेग संरक्षण। कौन होगा? रेखीय संवेग संरक्षण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी ग्रामर का बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? जब आपसे पूछा गया कि तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो क्या मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, कंठ होता है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप कहिएगा सर दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। बेसिकली ध्यान रखेंगे, ओष्ठ किसके लिए होता है, तो ओष्ठ होता है पवर्ग के लिए। कंठ किसके लिए होता है? कवर्ग के लिए होता है। फिर द से दंत और द से ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? क्या समूह शब्द कहते हैं, संयुक्त शब्द कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वर्णमाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्णमाला हो जाएगा। कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक का कौन सा शब्द पुस्तक कौन सा शब्द है? क्या वो तत्सम शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है? शब्द में आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसको जब आप पढ़िएगा तो क्या एक ऐसी शब्द है, तो आप बताएंगे कि सर ये जो है वो एक प्रकार का तत्सम है। क्या है? तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, फूल फूल कौन सी संज्ञा है? जब फूल की बात किया जाए तो फूल कौन सा संज्ञा होगा? क्या वो समूहवाचक होगा, या फिर जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, भाववाचक होगा? समूहवाचक अगर वो समूह को बताता, किसी चीज के ग्रुप को बताता। जातिवाचक, फूल बोलने से सारा फूल आ रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन से होगा। 15 नंबर क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो ये 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? हम एक शब्द लिखना है किसके लिए? तो जिसका कोई शत्रु जन्मा नहीं है,
मतलब अभी तक उसका कोई शत्रु नहीं है। क्या हम उसे आज़ाद शत्रु कहते हैं, अज्ञात शत्रु कहते हैं, अज्ञात शत्रु कहते हैं, या अज्ञात शत्रु कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजात शत्रु। क्या होगा? अजात शत्रु। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य को चुनिए। यद्यपि वह उसके घर गया है तथापि उससे भेंट नहीं हुई। मुझे प्रसन्नता है कि तुम स्वस्थ हो गए हो। उसे तार मिला, वह तुरंत घर से चल पड़ा। वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता था ताकि विद्वान बन जाए। कौन सा वाक्य इसमें सही है उसका चयन करना है। जब आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो है वो सही वाक्य जो होगा वो ये सी नंबर हो जाएगा, यानी कि उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अन्वेषण कौन सी संधि है? अन्वेषण कौन सी संधि है? इसमें कौन सी संधि? यन संधि, वृद्धि, गुण, दीर्घ। जब हम इसकी बात किए तो इसमें आप बताइएगा कि अन्वेषण में जो है वो कौन सी संधि है। तो जब इसमें संधि की बात हो तो कौन सी संधि होगी आप बताइएगा। तो इसमें कहिएगा सर इसका जो राइट आंसर होगा वो यन संधि होगा। कौन सा? यन संधि। अगला, ढोल पीटने का अर्थ क्या होता है? ढोल पीटने का अर्थ क्या होता है? बहुत लाभ होना, जोर जोर से कहना, भाग्य बदलना, इधर उधर घूमना। तो मुहावरा जो है उन सब का अर्थ आप समझ सकते हैं रेयरली। जब हम 18 नंबर की बात करें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ढोल पीटने का मतलब हुआ पूरे एकदम गांव में शोर शराबा कर देना, यानी कि जोर जोर से कहना। क्या करना? जोर जोर से कहना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 529 के घाघरा युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? 529 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया था, घाघरा युद्ध। वो बाबर और किसके बीच हुआ था? तो ये जो है क्या यूसुफ आदिल शाह था, दिलावर खान था, कासिम बरीद था, महमूद लोदी था? किसके बीच हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महमूद लोदी। क्या हो जाएगा? महमूद लोदी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाली पहले भारतीय का नाम बताइए। जो कि ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश संसद की सबसे पहले थे जो कि संसद बने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दादा भाई नौरोजी होंगे। इनका एक इनसे जुड़ा हुआ एक फैक्ट पूछा जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर है? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है सलाल, और ये जो है वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है? क्या वो चिनाब के ऊपर है, भागीरथी के ऊपर है, कोसी के ऊपर है, झेलम के ऊपर है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपके सामने चिनाब, भागीरथी, कोसी, झेलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब। तो इसका राइट आंसर आपके सामने चिनाब हो गया। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। 1905 में विभाजन हुआ, फिर से वो 1911 में आकर के विलुप्त हो गया था, विभाजन फिर से वापस हो गया। तो फिर ये जो है क्वेश्चन अभी फिलहाल ये है कि 1905 में जो विभाजन का आदेश आया था वो किसके कहने पर आया था? लॉर्ड कर्जन, माउंटबेटन,
लिनलिथगो या लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले मैकाले जो है वो एजुकेशन जगत के ये माने जाते हैं हीरो। सीबीएसई पैटर्न का को चालू करने वाले यही थे। फिर अगला क्वेश्चन, ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बांटो और राज करो, यही उसकी नीति थी। अगला क्वेश्चन, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वो कहाँ पाया जाता है? केरल में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, कहाँ होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप कहेंगे कि सर राइट आंसर हो जाएगा उसका केरल में। सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर का जो संविधान है वो किस वर्ष अपनाया गया? क्या 54 में, 50 में, 56 में, 58 में, कौन सा साल हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। कब? 1956 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर, कौन से देश से प्रेरित होकर, देश के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा है? मतलब ऐसा डायरेक्टली समझिए ना कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या वो रूस होगा, जर्मनी होगा, आयरलैंड, यूएसए, अमेरिका, कौन सा होगा? तब आप इसकी बात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी कि आयरलैंड। राइट आंसर क्या होगा? आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? विजयनगर साम्राज्य जो है इसके संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग, दंतीदुर्ग थे, बिंदुसार थे, हरिहर था, नंदीवर्धन था, कौन होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके सामने है, ये क्या हो जाएगा? तो इसका आप कहेंगे सर हरिहर था। कौन था? हरिहर। तो इसका राइट आंसर हरिहर हो गया। अगला क्वेश्चन, जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, वर्ष कौन से वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा था? पहले तिरंगे का जो फिगर था उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग थी, बीच में चरखा था, उसकी जगह अब चक्र आ गया है। तो चरखा कब रखा गया था? 1926 में, 1938 में, 1931 में, 1929 में। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1931 में। बेसिकली एनुअली कांग्रेस में सम्मेलन होता था, 1929 के सम्मेलन में इस बात को प्रस्ताव में रखा गया। ठीक है, अगला, कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? मतलब किस बात की चर्चा जो है वो हमारे संविधान में नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, चुनाव आयोग, वित्त आयोग या फिर राज्य वित्त आयोग, किसका चर्चा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ये जो है वो हमारे संविधान में नहीं है। वित्त, फाइनेंस मिनिस्टर हम देखते हैं संविधान से बनता है, चुनाव आयोग संविधान में है, राज्य वित्त आयोग संविधान में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो क्या मुख्य न्यायाधीश के पास, हाई कोर्ट के, राज्यपाल के पास, मंत्रिमंडल के पास, मुख्यमंत्री के पास? जब कार्यपालिका शक्ति की बात हो तो इसमें आप बताएंगे कि सर कार्यपालिका शक्ति का जो हेड होता है ना वो तो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन जब आपसे वास्तविक प्रधान पूछा जाए कि वास्तविक प्रधान कौन होता है तो होगा मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इस ऑप्शन का राइट आंसर था राज्यपाल। अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? 1952 में ओलंपिक पदक किसने जीता? कपिल देव, खवासा जाधव, मिल्खा सिंह, कर्नम मल्लेश्वरी। कपिल देव अभी फिलहाल के हैं, मिल्खा सिंह फिलहाल के हैं, ये सब ताज़ा नेम है। जब
हम बात करें कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी फिलहाल के ही हैं, तो वो उसका जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा खवासा जाधव। ठीक है, ये इसका आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मैथ से क्वेश्चन आ गया है। जब इसको आप इसकी बात कर रहे हो तो क्या इसमें इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब क्रय मूल्य जो है वो उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या 25.1/3 होगा, 33.1/3 होगा, 25% होगा, 33% होगा। तो आप बताएंगे कि सर इसकी जो सीपी दिया गया है ना, सीपी दिया है कुछ नहीं तो विक्रय मूल्य जब दिया है, लाभ पूछा ना, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है। क्रय मूल्य जो था ये अपोजिट दिया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपके सामने वो हो जाएगा बी, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 33 सही 1/3%। कितना? 33 सही 1/3%। अगला फिर से मैथ से क्वेश्चन है, मैथ का ये क्वेश्चन है। कह रहा है एक छात्रावास में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 5:7 है। बी अनुपात जी जो है वो 5:7 है, और यदि 40% लड़के बढ़ गए और 50% लड़कियों को उनको पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिलती है। छात्रवृत्ति सबको नहीं मिलता है, छात्रवृत्ति में कंडीशन है कि 40% लड़कों को और साथ ही साथ 50% लड़कियों को मिलेगा। तो छात्रावास के उन विद्यार्थियों को प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। नहीं मिलती है तो कितने को? 60% को नहीं मिलती है, 60% को नहीं मिलती है। अच्छा, परसेंटेज में पूछा कि कितने प्रतिशत को नहीं मिलेगा, तो आप सोल्व करके निकालिएगा कि क्या, आप पॉज करके सोल्व कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 54 सही 1/6% होगा। क्या होगा? 54 सही 1/6%। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर धनराशि का 1/4 है। कोई राशि है जो कि अपने मूल राशि के 1/4 है और वार्षिक ब्याज दरों की संख्या 4 गुना है। दर जो है उसका 4 गुना है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्षों के लिए 3600 का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 2642 होगा, 3600 पर साधारण ब्याज पूछा है, 2514 होगा, 2592 होगा, 2562 होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तब बताइएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। क्या होगा? 2592। 2592 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि कोई साइकिल है, साइकिल सवार एक मोड़ पर मुड़ता है तो उसे आवश्यक अभिकेंद्रित बल होगा साइकिल के इंजन से, टायरों और घर्षण के बीच हवा के प्रतिरोध से, गुरुत्वाकर्षण से। क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि सड़क और टायरों के बीच, सड़क और टायरों के बीच घर्षण बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की किस प्रकार की गति का उदाहरण है जहां माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? सरल रैखिक गति में, वृत्ताकार गति में, दोलन गति में, या घूर्णन गति में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएंगे कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ध्वनि की जो तरंगे हैं वो हमेशा केवल और केवल कंपन करती है। क्या करती है? कंपन, अपनी जगह पर कंपन करेगा और फिर कंपन करते हुए वो आगे बढ़ता है, अपने ही जगह पर कंपन करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये कंपन तरंगे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला कह रहा है कि किसी पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गति जो है अधिक यादृच्छिक और तीव्र होती है।
मतलब कौन सा अवस्था में रहेगा तब उसका गति जो है, कण की गति जो है वो मैक्सिमम होगा। तो अब बताएंगे क्या, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। 4 अवस्था दिया है, एक अवस्था और होता है बोस। क्या होता है? 5वां अवस्था होता है बोस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आप बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जिस चीज़ में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विसरण विसरण की प्रक्रिया में कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर आते हैं। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण, कणों की स्वाभाविक गति और सांद्रता परिवर्तन के नियम के अनुसार, चुंबकीय बलों के कारण, अस्थिर वैद्युत बल के कारण। कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी कि कणों की स्वाभाविक गति और सांद्रता प्रवणता के नियम के अनुसार से जो कण है वो हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अच्छा ये कलर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लैक हम यूज कर लें। अच्छा ब्लू यूज करता हूँ, ये दिख रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बस अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो चीनी के कण पानी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में चले जाते हैं। इस अवस्था में किस प्रकार की गति करता है? जब चीनी को पानी में घोला गया तो चीनी के जो कण है वो पानी के बीच, कण के बीच में चले जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्या ये सतत का एग्जाम्पल है, ब्राउनी नियम का एग्जाम्पल है, वृत्तीय गति का है, सर्पिलाकार का एग्जाम्पल है? तो आप बताएंगे किसका एग्जाम्पल है। जब हम इसकी बात कर रहे हो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्राउनी नियम। कौन सा नियम? ब्राउनी नियम। ये ब्राउनी गति है कि पदार्थ के कण जो है वो हमेशा जिगजैग पथ पर गति करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु उत्पाद बनाने वाले पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यह अणुओं के स्तर पर किस प्रकार के नियमों का पालन करता है? परिवहन संचार का नियम, रासायनिक ऊर्जा का नियम, रासायनिक ऊर्जा का नियम। तो 2 ऑप्शन और भी हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो रासायनिक आबंधन और ऊर्जा का नियम होगा। बी नंबर क्या हो जाएगा? रासायनिक आबंधन और ऊर्जा का नियम। ठीक है, आगे 40 नंबर क्वेश्चन। ये एक पूरा सेट है तो इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैंने ये करवा दिया था 39 का, 40 के ऊपर जा रहा हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसी बंद पात्र में गैस का दाब उसके कणों की दीवारों, कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ फिर से, रेड, ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल हो जाए, डन। किसी बंद पात्र में गैस का दाब और उसके कणों की दीवारों से के कारण उत्पन्न होता है। दाब और उसके कणों की दीवारों से क्या कारण उत्पन्न होता है? दाब और कण की दीवार से खाली स्थान उत्पन्न होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आकर्षण उत्पन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, निरंतर टकराना होता है, नाभिकीय विखंडन होगा। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निरंतर टक्कर। जब कण गति करते हैं ना तो बर्तन की सतह से बार बार जा करके टकराते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को कैसे प्रभावित करते हैं बिना स्वयं अभिक्रिया में स्थायी रूप से परिवर्तित हुए? आपको पता होना चाहिए, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है, किसी अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेगा, लेकिन अभिक्रिया के वेग को चाहे तो बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। तो ये जो है कैसे होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक आदर्श मान यानी कि प्रदान करता है, जिसके कारण संक्रियन ऊर्जा कम हो जाती है। बेसिकली किसी भी ऊर्जा अभिक्रिया को शुरू होने के लिए एक निश्चित ऊर्जा चाहिए, जिसको हम संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। पहले कोई काम इतना में हो रहा था, अब यही अगर घट के यहाँ आ जाए तो क्या अभिक्रिया पहले शुरू नहीं हो जाएगा? अगर पहले शुरू हो गया तो समाप्त भी पहले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
आयनिक यौगिक ठोस आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन गलित द्रव अवस्था में वो सुचालक हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। रीजन क्या है? ठोस अवस्था में आयन जो होते हैं स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब उसी को पानी में हम घोल देते हैं, जैसे एक एग्जांपल NaCl, ये जब ठोस अवस्था में रहेगा NaCl, तब इसमें आयन जो है गति नहीं करता है, लेकिन जब पानी में घोलते हैं तो ये दो आयनों में टूट जाता है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, जिसके कारण पॉजिटिव है तो निगेटिव की ओर गति करेगा, ये पॉजिटिव की ओर गति करेगा, जिसके कारण उससे धारा प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस में विद्युत धारा का उपयोग किसी यौगिक को उसके घटक में विघटित करने के लिए किया जाता है जो आयनों की खाली स्थान पर निर्भर करता है, यादृच्छिक गति पर, धीमी गति पर, इलेक्ट्रोड की ओर निर्देशित करने में, वृत्ताकार गति पर। कैसे गति पर निर्भर करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोड की ओर निर्देशित करने में। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड की ओर निर्देशित करने में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड आई डिड द वर्क, मैंने अपना काम किया, तो अपना काम आई के लिए ऑलवेज माई सेल्फ। क्या होगा? आई के लिए माई सेल्फ, तो इसका राइट आंसर हो गया माई सेल्फ। अगर यू रहता, यू आगे सब्जेक्ट के रूप में अगर यू होता तो यहाँ योर सेल्फ आता, अगर सब्जेक्ट के रूप में ही रहता तो हिम सेल्फ आता, यहाँ आई है तो माई सेल्फ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सी इज वेरी गुड, खाली स्थान सिंगिंग, प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? किसी एक प्रीपोजिशन को चुनना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सिंगिंग एट। अगला क्वेश्चन, द फीमेल डियर इज कॉल्ड, फीमेल यानी कि जो फीमेल डियर होती है इसको क्या कहते हैं? हिरनी जैसी चाल नहीं कहते हैं, ठीक है। सी डियर कहते हैं, डो कहते हैं, डियर कहते हैं, या फिर डियरेस कहते हैं। तो ये 46 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका डो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डो। सी डियर को यानी कि फीमेल जो डियर होती है, हिरन होती है, उसे हम डो कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा शब्द जो है वो सही लिखा हुआ है? मिस्टीरियस की स्पेलिंग कौन सी सही है? ABCD कौन सी सही है आप बताएंगे? मिस्टीरियस की कौन सी स्पेलिंग सही है? तो ये जो आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिस्टीरियस, MYSTERIOUS, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द अपोजिट ऑफ कॉमन इज, कॉमन का मतलब होता है सामान्य, नॉर्मल, उसका उल्टा क्या होगा? अमीर होगा, रेयर होगा, सीक्रेट होगा, फ्यू होगा, क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रेयर होगा। कॉमन का मतलब हुआ सामान्य, लेकिन ये रेयर मतलब हुआ जो कभी कभार वाला है, वो हो गया। द फ्रेजल वर्ब ऑफ चीप इन, इस चीप इन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? टू क्लीन, टू हेल्प, टू क्लियर, टू लुक। साफ करना, देखना, साफ, लुक, देखना, क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका आप बताएंगे कि राइट आंसर जो होता है वो चीफ इन का मतलब होता है हेल्प। क्या होता है? हेल्प, मदद करना। नेक्स्ट 50 नंबर, सिनोनिम ऑफ काम, काम का मतलब होता है शांत, उसका सिनोनिम मतलब सेम वर्ड क्या होगा? क्वाइट होगा, क्राई होगा, कट होगा, सॉव होगा। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे कि सर काम का मतलब भी क्या होता है? शांत, काम का मतलब भी शांत। और ये जो आपका क्वाइट होता है, इस क्वाइट का मतलब भी क्या होता है? टीचर बहुत कहते रहती थी कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, तो ये जो है सेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होगी, इसकी चर्चा कहाँ की गई है? तो आप बताएंगे। इसका राइट आंसर आर्टिकल 115, आर्टिकल 123, आर्टिकल 12,
आर्टिकल 76 किस में होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आर्टिकल 76 हो जाएगा। क्या होगा? आर्टिकल 76। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाली मैग्मा को क्या कहा जाता है? क्या प्रपात कहते हैं, ज्वाला खंडास्मी कहते हैं, लावा कहते हैं, राख कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन था, बच्चों में पढ़ाया गया होगा कि इसे लावा कहा जाता है, मैग्मा को लावा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या 2011 में निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर थी? मतलब 2011 में जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके अनुसार से सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वो कहाँ, किस राज्य में है? एजुकेशन रेट कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, किस में होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो आपके सामने बी हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे। इसी के साथ अभी और क्वेश्चन जो बच गए हैं उसको मैं अगले पार्ट में डिवाइड ये कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल अगर आपको ये इसी तरह का सेट मिलते रहेगा बिहार पुलिस का, अब जब एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम बिहार एसआई के ऊपर भी जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। फिर इसमें आपको जो अभी हाल फिलहाल में आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, उसके लिए भी हम एक एक सेट का डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, तो सेट का डिस्कशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।